नमस्कार सभी को। और आज की क्लास जो है मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ था कि आप कुछ प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना। जिन बच्चों के कोर्स में एक्सेस हो गई कि हम C++ के क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। तो उम्मीद है आपने किया होगा। जिसने नहीं की पढ़ाई तो उसने पहले कॉलेज में पढ़ी होगी, तो रिकैप कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उनको समझेंगे आप। बाकी जो है रिवीजन करना, अब क्लास के बाद जो पढ़ाया जा रहा है उनको प्रैक्टिकली भी करना, फिर रिवाइज भी करना। एक बात ध्यान से समझना कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है, या कोई भी पढ़ाए, ठीक है, खाली टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है। सारी मेहनत आपकी है, हम केवल गाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना है, या आपके कोई डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भरोसा खुद पे रखना है, ये नहीं कि सर करा देंगे तुम्हें एग्जाम पास, ठीक है। कोई टीचर किसी को एग्जाम पास नहीं कराता, सब बच्चे अपनी मेहनत से करते हैं। तो जो, क्योंकि पढ़ने वाले इतने सारे होते हैं, जो भी मेहनत करेगा वो पास होगा, नहीं तो नहीं। तो आपको रेगुलर क्लास में रहना है, और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो भी, टेस्ट भी, और बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। पैरेलली दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर दें। जैसे अभी हम C++ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली 2023 तक, 2017 से 2023 तक C++, जावा, इनसे क्वेश्चन आते थे, और C++ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन अभी NDMC का जो पेपर हुआ है उसमें C++ की जगह और जावा की जगह क्वेश्चन पाइथन के पूछे गए हैं, ठीक है। हम कोई रिस्क न लेके हम सारे पेपर करेंगे, सबको हमें पढ़ना, क्योंकि DSSB ने अपना कोई सिलेबस नहीं डिफाइन किया हुआ कि ये पूछें, तो वो कभी भी कुछ भी नया चीज निकाल कर दे देते हैं। तो आपको अगर तैयारी होगी पूरी अच्छे तरीके, कुछ भी आ जाए आप कर लेंगे, ठीक है। अभी टाइम बहुत है, ठीक है। कोई ये नहीं कि कैसे होगा, टाइम आपके पास 4-5 महीने हैं। जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होना। कल DSSB का लास्ट एग्जाम था, ठीक है। अब DSSB का कोई शेड्यूल ही नहीं है जून तक एग्जाम का, किसी भी तरह का। ये नहीं टीचिंग का, DSSB जितने भी एग्जाम कराती है सारे, उनमें से कोई भी शेड्यूल नहीं है जून तक, ठीक है। कल लास्ट एग्जाम था जूनियर असिस्टेंट का, जुडिशरी वगैरह का, तो वो सब खत्म हो गए उनके, ठीक है। अब बस NTA के एग्जाम चलेंगे, मतलब जैसे JEE के चलेंगे 4 तारीख से, और फिर NTA वगैरह के, ये नीट वगैरह के ये चलेंगे। तो आपके पास मतलब ये समझो कि जुलाई से स्टार्ट होंगे एग्जाम, ठीक है। और वो भी पहले अभी जनवरी में फॉर्म भरे गए उनसे। तो तैयारी में ये मत करना कि हमारे पास टाइम नहीं, हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सर ही दे देंगे नोट्स। सर नोट्स दे देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स किताबों में भी रखे, इसीलिए मैं नोट्स नहीं देता। मैं कहता हूँ खुद से जब नहीं करोगे, और ये प्रोग्रामिंग वाली चीज आप प्रैक्टिस करोगे। अब C++ का चाहे एक भी क्वेश्चन ना आए पेपर में, ठीक है, लेकिन पाइथन के आगे तो अगर एक प्रोग्रामिंग आती है तो आप दूसरे को भी इजीली समझ पाएंगे। तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब शुरू करते हैं हम क्लास। बेटा देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पूछा है कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑपरेटर लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा ना तो लॉजिकल है और ना ही रिलेशनल ऑपरेटर है। बेसिकली लॉजिकल जो ऑपरेटर होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये दोनों ही ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिलेशनल की, तो इसके अंदर हमारे पास होता है एक एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। ये C++ के अंदर लॉजिकल में 3 ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्ट होगा ट्रू फॉल्स यानी 0 1 की फॉर्म में ही रहेगा। जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास, ये भी 0 1 की फॉर्म में ही रिजल्ट देते हैं। इसमें होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऑपरेटर जो हैं ये लॉजिकल है, और ये हमारे पास जो 5 ऑपरेटर हमने लिखे ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ठीक है। ये वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताते हैं,
छोटी बड़ी, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू वगैरह, ये सारी चीजें। एक हमारे पास इसमें और है छठा, इक्वल टू, ये भी रिलेशनल में ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है बेसिकली जहां हम कंडीशंस की बात करते हैं, जैसे इफ लगा रहे हो, एल्स इफ लगा रहे हो, ठीक है, या लूपिंग में कंडीशन दे रहे हो, तो इन्हीं ऑपरेटर की हेल्प से दी जाती है, क्योंकि कंडीशन जो है उसका रिजल्ट होता है ट्रू या फॉल्स में, उसके बेस पे दो चीजें बनती हैं। ट्रू के अकॉर्डिंग एक कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स के अकॉर्डिंग दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे ये नॉट इक्वल टू दिया हुआ है एक, तो नॉट इक्वल टू हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है। दूसरा है ये वाला ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो ये चेक कर रहा दो वैल्यू इक्वल है या नहीं। और ये जो इक्वल, एक सिंगल इक्वल लिखा है, ये वाला ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी हम यूज करेंगे तो पहले राइट वाली वैल्यू कैलकुलेट होती है असाइनमेंट के, फिर लेफ्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, जिसको जहां समझ नहीं आए वो पूछ सकता है, तभी कमेंट करके। यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा, अगर हम C++ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली एक यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास आते हैं एक प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पाइथन में यूज नहीं होते। ठीक है, ये C++, जावा वगैरह इनमें यूज होते हैं, लेकिन पाइथन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना। दूसरा, जब हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो जो अभी हमने बात करी, एक तो वे भी रहेंगे और उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर के लिए मॉडुलस होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, आपके बिटवाइज ऑपरेटर, और हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारे पास वो होते हैं जो बाइनरी में कन्वर्ट करके वैल्यूज पे काम करते हैं, जैसे हमारे पास गेट की तरह काम करते हैं। जो अगर हम सिंगल एंड का साइन लगाते हैं तो ये बिटवाइज एंड होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम दो बार एंड का साइन लगाएंगे तो ये लॉजिकल एंड है। लॉजिकल का मतलब है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू को चेक करेगा, दो वैल्यू हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। और इसमें बिट वाइज में क्या होता है कि एक एक बिट को करता है, पहले उसको कन्वर्ट करा जाएगा बाइनरी में और बाइनरी के अकॉर्डिंग हर बिट के हिसाब से करेगा। ऐसे ही सिंगल पाइप सिंबल लगा हुआ है तो वो बिट वाइज में आएगा और के लिए, और डबल पाइप सिंबल जो है वो लॉजिकल में आता है। यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर भी हम यूज करते हैं, जैसे अगर आपने डबल लेस देन का लगा दिया, सिंगल वाला रिलेशनल होता है, डबल वाला बिट वाइज है, ये लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए होता है और ये राइट शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट होते हैं। शिफ्टिंग अगर आपने पढ़ी होगी दो तरह की होती है, एक लॉजिकल शिफ्टिंग और एक अर्थमेटिक शिफ्ट। तो अर्थमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, डिटेल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर इनका यूज होता है। ठीक है, एक बेटा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर में आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमारे पास, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के, क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल ऑपरेटर एक तरह से इफ एल्स की तरह काम करता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो सिंगल लाइन में हम उसको लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटर से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है, अगर C++ के रेफरेंस में पूछा तो वहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होती है।
ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में ही ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का हम। तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। तो ऑपरेटर से रिलेटेड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाना कि ऑपरेटर कौन कौन से हैं जो ओवरलोड नहीं होते। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक चीज को मल्टीपल तरीके से यूज कर लेना, यानी वन नेम मैनी फॉर्म। ठीक है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग आपने समझी होगी कि एक फंक्शन का नाम सेम रखेंगे लेकिन उसके पैरामीटर जो है हम वो चेंज कर देते हैं, तो वो फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ऐसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। कुछ ऑपरेटर हैं जो कभी ओवरलोड नहीं होते, जिनमें हमारे पास एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये साइज ऑफ ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। एक ऑपरेटर होता है टाइप आईडी ऑपरेटर, इसको भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। एक होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, डॉट हम यूज करते हैं, ये पॉइंटर में यूज करते हैं मेंबरशिप, यानी पॉइंटर से कोई वैल्यू अगर हमें यहाँ पे डॉट से क्लास से निकालते हैं और इस तरीके से हम यूज करते हैं किसी मेंबर के लिए पॉइंटर वगैरह में। पॉइंटर में हमारे पास इस तरीके से भी डॉट स्टार लगा के भी यूज करते हैं हम। तो ये हमारे पास ऑपरेटर है, एक ये स्कोप रिजोल्यूशन होता है। इन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में। इनको आपको रिवाइज कर लेना है क्वेश्चन को। जैसे ऑपरेटर की पूरी एक कंप्लीट वीडियो सी लैंग्वेज के उसमें रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये भी ऑपरेटर से रिलेटेड है। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है सी लैंग्वेज में, अभी मैंने डिस्कस किया था यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। कंडीशनल ऑपरेटर किस उसमें आएगा कैटेगरी में, बताओ पंकज, हैंड रेज कर रहे हो क्या? टर्नरी ऑपरेटर में। तो ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये आएगा हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कोई कैटेगरी नहीं है, वो ऑपरेटर ही है अपने आप में। यूनरी ऑपरेटर के अंदर फिर कैटेगरी होती है, बाइनरी के अंदर भी मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम डबल इक्वल टू लिख देते हैं। कुछ इन प्लेस असाइनमेंट भी होते हैं, उनको भी असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे अगर इक्वल टू प्लस आप ये लगाते हैं, प्लस इक्वल टू अर्थमेटिक ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, इस तरीके से आप लगा रहे, तो ये भी असाइनमेंट की कैटेगरी में आते हैं, या इनको हम बोलते हैं इन प्लेस ऑपरेटर। ठीक है, ये मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल में मतलब दो टास्क कर रहे हैं, प्लस भी हो रहा है, इक्वल टू भी हो रहा है। जैसे अगर हम कहें a की वैल्यू 2 है और a प्लस इक्वल टू 4 कर दिया, तो इसका मतलब है a की वैल्यू में 4 ऐड करना। इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 4, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमारे पास बेटा दिया हुआ है कि इन सी लैंग्वेज %d इज यूज्ड एज द फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, जो सी लैंग्वेज है उसमें %ld लिखा हुआ है, ये परसेंट के साथ L और D स्मॉल l बना हुआ है। तो ये किस चीज का सिंबल है? जब बेसिकली हम ऑपरेटर वो करते हैं, मतलब आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं इस तरह के सिंबल परसेंट के साथ। ठीक है, सी लैंग्वेज में हमारे पास, जब सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ या स्कैन एफ का यूज किया जाता है, तो वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है। आपने कॉमन चीजें पढ़ी होंगी सब, जैसे %d, %f, %c, %s, इस तरह के हम चीजें पढ़ते हैं। %d मतलब क्या होता है?
परसेंट डी मतलब इंटीजर में अगर कोई वैल्यू हमें लिखनी है, वैसे डी का मतलब होता है डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके इंटीजर में लिखता है। ये जो हमारे पास साइन होता है वो साइन वाले इंटीजर होते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हम लिख सकते हैं साइंड इंटीजर, ठीक है। में इसको यूज करते हैं। परसेंट एफ का यूज कर रहे हैं तो हम इसको फ्लोट के लिए यूज करते हैं। परसेंट सी मतलब कैरेक्टर के लिए यूज करा जाता है, और परसेंट एस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डी का मतलब हम कह रहे हैं इंटीजर है, लेकिन इंटीजर आई से बनता है तो परसेंट आई भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो साइन इंटीजर था, ये हमारे पास अनसाइंड इंटीजर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम परसेंट यू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अनसाइंड इंटीजर में यूज किया जाता है। अब देखो ये एल डी का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से वैसे आपको पता ही चल रहा होगा भाई। इंट का मतलब है हमारे पास परसेंट डी, एल डी का मतलब, डी का मतलब इंट है, एल का मतलब लॉन्ग होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉन्ग इंट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग इंट ये है हमारे पास डबल इंट। तो डबल जो है फ्लोट का अपर होता है, ठीक है। फ्लोट के साइज को अगर बढ़ा दिया जाता है तो डबल में पहुंच जाती है वैल्यू। जब हम फ्लोट की बात करते हैं तो ये बेसिकली 4 बाइट की बात करते हैं, इसका साइज 4 बाइट में हम यूज करते हैं। फ्लोट में आप परसेंट ई भी लिख सकते हो, या हम परसेंट ई कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप फ्लोट को इस तरीके से परसेंट ई के तरीके से यूज करोगे तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास उसमें दिखाई देंगी साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है जैसे 2320 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2.32 और e प्लस 03, ठीक है। यानी e प्लस 03 का मतलब है 10 की पावर 3। तो साइंटिफिक नोटेशन आपने साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो डिजिट होती है हमारे पास उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से जा रहा हो, पॉइंट लास्ट में हो या इधर हो, कहीं भी आपको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना होता है। उसी के अकॉर्डिंग पावर जो है वो प्लस या माइनस में हो जाती है। ये e यहाँ पे डिनोट कर रहा है 10 की पावर, तो हम इस e के करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे परसेंट ई या परसेंट कैपिटल ई का यूज करके कर सकते हैं। फ्लोट को लिखने का एक तरीका और है, जी से भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल जी या कैपिटल जी के थ्रू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं, मान लिया एल डी था जैसे, तो एल एल डी का भी यूज किया जाता है। ये लॉन्ग लॉन्ग डबल है। जो हमारे पास एल डी है इसका साइज मिनिमम 4 बाइट रखा जाता है, ठीक है। 8 बाइट भी यूजुअली हम यूज करते हैं। वैसे LLD जो है इसका एटलीस्ट हमारे पास 8 बाइट ही होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग लॉन्ग डबल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंट का मतलब कुछ होता ही नहीं है, ये तो अलग है। इसका आंसर हमारे पास बी होगा। कुछ फॉर्मेट हमारे पास हम इस तरीके से भी यूज करते हैं, अगर ओ लिखेंगे तो नंबर ऑक्टल में प्रिंट होगा। जैसे डी से हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, ओ से ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में आएगा। और इसी तरह से स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स लिख देंगे परसेंट के साथ, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में उसको शो कराना है। हैंड किसने रेज किया हुआ है? पंकज शर्मा। कुछ कहना है भाई पंकज? यस सर। हाँ बोलो। एफ जब हम सर फॉर्मेट करते हैं तो हाँ। उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है सर, डेसिमल के बाद में कितने नंबर हाँ। प्रिंट होंगे और डेसिमल से तो पहले कितने प्रिंट होंगे। जो हम यूज करते हैं बेसिकली परसेंट एफ का, तो टर्बो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट दशमलव के 6 डिजिट तक देगा, ठीक है। अगर टर्बो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके। और कौन पूछ रहा है? और किसका हैंड रेज है ये? 1 मिनट। अच्छा, गौतम यादव। चलो अच्छा, ये तुम्हारा माइक ऑन कर देते हैं।
पंकज मोहंती कल्याणी। हेलो। हाँ सर। हाँ आज, हाँ बेटा बोलो। बोल रहे थे कि ऑपरेटर में एक आप बोले कि ये प्लस सिंबल सिर्फ जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी रहेगा तो प्लस मेरा क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। हाँ वहां पे और अर्थमेटिक होगा। -7 रहेगा तो वहां पर क्या होगा। वहां पर बेटा अर्थमेटिक रहेगा। जैसे कि -7 हुआ तो वहां पर भी अरिथमेटिक रहेगा। नहीं, खाली -7 लिखा है ऐसे, तो ये यूनरी रहेगा। अच्छा। यहाँ पे यूनरी रहेगा, ठीक है। और किसका रह गया, माई कौन होना है, मीनाक्षी का। मीनाक्षी बेटा तुम्हारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाकी का तो होएगा। देखो बेटा, अगर हम -7 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये यूनरी काम करेगा। अगर 2 डिजिट के बीच में लिखा हुआ है तो बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इक्वल टू के साथ यूज कर रहे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास असाइनमेंट में बाइनरी है पर, ठीक है। तो इन प्लेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। अच्छा चलो, अभिनव तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ सर, ये पूछना था जो स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये तो केस सेंसिटिव है, फिर कोई इश्यू नहीं होता उससे? नहीं भाई, स्मॉल जी आप यूज करो या कैपिटल जी यूज करो, ऐसे स्मॉल ही या कैपिटल ही तो हम उसमें लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, ठीक है। जो जी वाले हैं फ्लोट के लिए ये प्रीसेशन को डिफाइन करते हैं हमारे पास, बस इसमें हमें कितनी डिजिट तक रखना वो आप सेट कर सकते हो। वैसे तो हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती, हम %f का भी यूज करते हैं, तो %f में भी हमें पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट जैसे 6 डिजिट होती हैं, अगर आप %f लिखेंगे तो 6 तक आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लिया मैंने इस तरीके से लिख दिया %0.2 f, तो अब हमारे पास दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आएंगी, ठीक है। तो स्केल या प्रीसेशन आप सेट कर सकते हो वहां पे, वो जी के द्वारा भी सेट किया जा सकता है। तो कॉमनली ये यूज करी जाती हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, मतलब उससे किस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 4th, बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज में हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप बताना। देखो जब हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन कुछ नहीं, आपके घर में बहुत सारे फंक्शन होते रहते होंगे, शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, बर्थडे पार्टी के फंक्शन हो रहे हैं, तो वो भी फंक्शन है। फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है भाई। लाइफ चलती जा रही, पार्टी सार्टी होती जा रही, तो फंक्शन होते जा रहे, तो पार्टी सार्टी होती रहे। तो ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। प्रोग्राम बनाते जा रहे तो कुछ पार्टी सार्टी करनी तो आप फंक्शन बना लो, ठीक है। तो रिलैक्स करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो फंक्शन कहलाता है। मतलब पार्ट ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं हम, या सेट पीस ऑफ कोड, सेट या पीस ऑफ कोड बोल दिया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बन गए। जैसे बेसिकली मतलब एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और यूनिट को हम डिवाइड कर देते हैं फिर फर्दर चैप्टर्स में। अगर और भी डिटेल में जाना तो चैप्टर को हम टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर आपको कहा गया आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, तो डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर तो बनाओगे नहीं, सॉफ्टवेयर किससे बनेगा, प्रोग्राम से। और प्रोग्राम्स को हमें अगर उसका भी पार्टीशन करना तो वो हमारे पास फंक्शंस होंगे। अब बात ये आती है कि हम प्रोग्राम डायरेक्टली लिख दें, फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है। जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि आपको 2 नंबर ऐड भी करने, मल्टीप्लाई भी करने, माइनस भी करने और डिवीजन, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये 4 ऑपरेशन आप डायरेक्ट भी तो एक प्रोग्राम बनाया जिसमें लिखा भाई हमारे पास एक वैल्यू है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, a इंटू बी और a डिवाइड बी। ये कर दिया आपने, खत्म, प्रिंट करा दिए ये वैल्यू। तो फंक्शन की क्या जरूरत है, हम क्यों बनाए यहाँ पे फंक्शन? तो कोई बता सकता है नीड क्यों है, हम फंक्शन की बात क्यों करते हैं? अगर इस प्रोग्राम में क्या हम फंक्शन बनाएं या बिना फंक्शन के करें ये कोड, तो क्या डिफरेंस रहेगा?
बार सब पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, अगर फंक्शन बना लिए हैं तो फिर। हाँ बोलो बेटा प्रियंका। तो फिर अगर फंक्शन बना लिए हैं तो बस उसी फंक्शन का यूज कर देंगे, पूरा मतलब कोड नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। अच्छा तो देखो बेटा क्या है, सबसे पहला चीज तो ये फंक्शन एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो बार बार उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन एक बार डिफाइन करा मतलब राइट वंस यूज मैनी टाइम्स। दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर मान लिया मैंने ये कोड लिखा इस तरीके से, ठीक है, अब इस कोड में क्या होगा, आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी ये लिखा, आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो चारों रिजल्ट एक ही साथ आएंगे आपके पास। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ही चाहिए, केवल प्लस प्लस करना, आपको बाकी से मतलब नहीं, तो वो इसमें नहीं है, आपको बार बार कमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर बड़े कोड की बात करें, वहां पे मान लिया आपने 10-15 टास्क किए हुए हैं, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही टास्क की रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो कोड अगर आपने एक साथ लिखा हुआ बिना फंक्शन के, तो 15 के 15 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। उससे रिसोर्सेस भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा जाएंगे। आपको जरूरत है केवल प्लस कराने की, तो ये बाकी लाइनें नहीं एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम और रिसोर्सेस तो लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को कि हमें किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चीज एग्जीक्यूट करानी है, केवल उसी पार्ट को हम एग्जीक्यूट करा लें और एक बार लिखकर उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। फंक्शन कुछ हमारे पास प्री डिफाइन भी होते हैं जिनको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, और कुछ फंक्शन हमारे पास यूजर डिफाइन है, मतलब हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। पाइथन की बात करते हैं तो वहां पर एक फंक्शन मॉड्यूल्स के भी कैटेगरी होती है, लेकिन जब हम सी प्लस प्लस वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ मेन कैटेगरी हमारे पास प्री डिफाइन मतलब जो पहले से जिनका कोड डिफाइन है वो हमारे पास रहेंगे बिल्ट इन, जो हमारे पास पाइथन इसकी लाइब्रेरी के साथ ही आएंगे सी प्लस प्लस की, तो बिल्ट इन फंक्शन ये। और दूसरा हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ की बात करते हैं या गेट cs clr scr इस तरह के फंक्शंस की बात करते हैं, तो वो प्री डिफाइन होते हैं, और यूजर डिफाइन हम अपने बना सकते हैं कोई भी फंक्शन। अगर कोई यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना होता है तो क्या करना होता है, हमें बेसिकली पहले उसका रिटर्न टाइप देना होता है, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है, फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट होती है, और पैरामीटर लिस्ट के बाद यहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, ठीक है, जो भी करने, और लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट होगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे आपने कुछ लिखा है तो वो कोड अनरीचेबल कोड हो जाएगा, मतलब वहां पे कंपाइलर आपका नहीं जाएगा, केवल इसी से ही इसका मतलब रिटर्न का मतलब एंड ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास फंक्शन की बॉडी कहलाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है फंक्शन का हेडर कहलाता है, ठीक है बेटा। हेडर में हमारे पास 3 पार्ट हैं, एक रिटर्न टाइप, एक फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। जो हमारे पास रिटर्न टाइप है वो हर यूजर डिफाइन फंक्शन का हम डिफाइन करते हैं, केवल कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, उनका रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता, ठीक है। बाकी सभी फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, चाहे वो वॉइड हो, इंट हो, ठीक है, या फ्लोट हो, कैर हो, या कोई क्लास हो, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप में भी या नॉन प्रिमिटिव टाइप में भी, ठीक है। अब जो रिटर्न टाइप है यहाँ पर, अब देखो आपको ध्यान देना है, बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, सही से नहीं पढ़ते कि रिटर्न टाइप पूछा हुआ है तो रिटर्न टाइप फंक्शन का बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। आगे भी देखना आपको, इसने कहा यूजर डिफाइन फंक्शन का,
ठीक है। वो फंक्शन अलग अलग तरीके के हैं। हर फंक्शन का अगर स्पेसिफिक फंक्शन का पूछा जाए तो उसका कुछ अलग भी हो सकता है, किसी का स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी का कैरेक्टर भी हो सकता है, किसी का इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसने कहा यूजर डिफाइन फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा, वो हमें बताना। क्या होगा कोई बता सकता है? C++ में यूजर डिफाइन फंक्शन अगर हमने बनाए हैं तो उसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है सर। इंटीजर होता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा सी। बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। वैसे अगर हमें यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कराना तो हम इंट लिखते हैं बेसिकली, और इंट अगर हमने लिख दिया तो देखो आप क्या होगे, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या सर? बाय डिफॉल्ट का मतलब हम अब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो नहीं लिख रहे, वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा कोई इंटीजर वैल्यू। अब यहां पर आपको एक ध्यान देना है, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं अगर वॉइड लिख देते हैं तो वॉइड लिखने पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना होता, ठीक है। मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करना। वॉइड के अलावा आप कुछ लिखते हैं, यहाँ पे इंट लिखो, कैर लिखो, फ्लोट लिखो, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास वार्निंग आ जाती है, ठीक है, एरर नहीं आती। तो क्योंकि वो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप दे देता है। आपने अगर यहाँ कैरेक्टर भी लिखा हुआ है तो भी वो एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट भी लिखा हुआ है, कोई आपने वो बनाई हुई है, मतलब पॉइंटर बना दिया या आपने कोई स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, उसको रिटर्न करा रहे, लेकिन यहाँ पे जब तक आप रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या ले लेगा? इंटीजर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर डिफाइन फंक्शन का अगर आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन किया है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो होगा हमारे पास इंटीजर, ठीक है। अब लेकिन हम बात करें इंटीजर में क्या वैल्यू होगी, वो फिक्स नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। क्या आएगा रिटर्न होके वो हम नहीं कह सकते कि ये आएगा, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो वहां पे बताना पड़ेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन पाइथन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोई बच्चा बताएगा पाइथन में बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है किसी फंक्शन का? गौरव, तुमने तो पढ़ी पाइथन में, नहीं पता? पाइथन में होता है बेटा नन, NONE, ठीक है, N कैपिटल, वहां पे नन होता है, जबकि यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इंटीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में कहा गया है कि कोई एक ऑप्शन गलत है, सिंटैक्स गलत लिखा हुआ है, तो वो हमें समझना है। देखो पहले वाले ऑप्शन में फॉर लूप लिखा हुआ है। फॉर लूप के बारे में बताया। फॉर लूप में 3 पार्ट हम लिखते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन लगा के दूसरा पार्ट होता है हमारे पास कंडीशन का, और फिर सेमीकोलन के बाद तीसरा पार्ट होगा हमारा अपडेशन का। ये 3 पार्ट होते हैं बेटा फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब ये 3 पार्ट जो है किस तरीके से काम करते हैं? ये इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलता है तो लूप में जो इनिशियल वैल्यू होती है वो यहां से ली जाती है, उसके बाद फिर कंपाइलर यहां पे नहीं आएगा। कंडीशन हर बार चेक होगी, अपडेशन भी हर बार होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर हमारे पास लूप बंद हो जाता है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पे लूप की बॉडी है ये, ठीक है, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट। तो पहले नंबर पर हमारे पास जैसे ही लूप में एंटर होता है तो इनिशियलाइजेशन होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कंडीशन चेक होती है, थर्ड नंबर पे लूप के अंदर आ जाता है अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में, ठीक है। अगर फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये फिर फोर्थ नंबर पे जाता है अपडेशन पे।
अपडेशन करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करी जाती है। कंडीशन ट्रू होने के केस में अब ये इधर ही घूमता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स के केस में यहाँ से ही बाहर आ जाता है, फॉल्स के केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये एक ही बार हो रहा है तो मैं इस चीज को यहाँ से हटा के ऊपर लिख दूं इससे। अगर मैंने इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लिख दिया और फिर कह दिया फॉर लूप यहाँ पर, तो भाई इसको खाली छोड़ दो, ये चीज एक ही बार होनी, ऊपर लिख दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से ले लो वैल्यू है, यहाँ से ले लो। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, फिर अपडेशन भी मैंने खाली छोड़ दिया और अपडेशन भी यहाँ पे जो कोड लिखा जा रहा था इसके बाद ही तो जा रहा था यहाँ पे, तो यहीं पे अपडेशन कर दिया, इसमें लास्ट में लिख दिया, तो वही बात होगी, सेम चीज। ठीक है, तो देखो इनिशियलाइजेशन जब हमें कोई वैल्यू का पहले से फिक्स नहीं होती, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, यूजर डिफाइन है, तो हम इनिशियलाइजेशन बेसिकली बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें पता पहले से क्या है तो आप यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें पता नहीं है, यूजर देगा, तो हम मोस्टली वो वैल्यू यूजर से यहाँ से इनपुट करा ली और फिर आगे बढ़ गए। अपडेशन नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 2 ऐड प्लस माइनस करना तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपडेशन में भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वो अपडेशन भी आपको यहीं पे लिखना बेटर रहता है अगर ज्यादा स्टेटमेंट है। कंडीशन हम यही लिखते हैं, इसी फॉर्मेट को फॉर लूप के हम व्हाइल लूप बोलते हैं। भाई जब यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है तो इसको हटा ही दो, इसकी जगह यहाँ पे व्हाइल लिख दो। ठीक है, ऐसे तो इस फॉर्मेट को ही हम व्हाइल लूप बोल देते हैं। अब देखो कंडीशन अगर हमने दी नहीं कंडीशन भी, तो कंडीशन नहीं दी तो कोई बात नहीं, ना दो भाई कंडीशन, जब कंडीशन ही चेक हो रही तो इसी तरीके से रह जाएगा ये, तो हमारे पास गलत ये भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर लूप ये भी हमारे पास सही है, बस आपने मेंशन नहीं किया होगा कोई चीज। अब कंडीशन के बेस पे लूप कितनी बार चलता है वो चेक किया जाता है, यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं तो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, ये देखेंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट में आपने 5 लिख दिया तो ये 5 रिटर्न कर देता है, 6 + 3 करके कर दिया तो इसको रिटर्न कर देगा, रिजल्ट यानी 9 को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं, या आपके पास जिस भी तरह की, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप तो मेंशन नहीं है तो किसी भी तरह की वैल्यू आप रिटर्न करा सकते हो। अब इस वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, बी वाले पे। तो बी वाले स्टेटमेंट में क्या है कि बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स की बात करी गई है तो कमेंट्स जो है हमारे पास किस तरीके से यूज करे जाते हैं। अगर हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, क्या मतलब होता है इसका, कितनी तरह के कमेंट हैं ये, सिंगल लाइन कमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल लाइन तो है नहीं, डबल स्लैश तो हमने यूज किया नहीं। अगर आपको मल्टी लाइन करनी तो मल्टी लाइन के लिए इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं, फिर आप लिख देते हैं आगे यहाँ पे और फिर इसी तरीके से बंद कर देते हैं। यानी स्लैश के साथ स्टार लगाया और स्टार पहले आएगा फिर स्लैश आएगा, तो इस तरीके से मल्टीलाइन इनके बीच में जो भी लिखा वो हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी होता है जावा के अंदर, ठीक है, लेकिन C++ में बेसिकली हम यही यूज करते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, जबकि पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन में हैश का सिंबल लगाते हैं हम, उससे हम कमेंट देते हैं। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास स्ट्रिंग के कोट से आते हैं, 3 बार सिंगल कोट या डबल कोट लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास कमेंट स्टार्ट तो हुआ है लेकिन एंड करने का तरीका सही नहीं है। यहां पे स्टार्ट करने का तरीका सही नहीं है, यहां पर हमारे पास एंड हो रहा है। अब देखो क्या इससे फर्क पड़ रहा है हमारे पास, यहां पर आपको ये देखना भाई, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसके बीच में तो कुछ भी लिखो वो सब कमेंट ही है,
उससे क्या फर्क पड़ना, हमारे पास ये समझो यहां से शुरू हुआ यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन ये वाला भी तो बीच में एंड हो गया। जब यहां से शुरू हुआ इस वाले ने, इसने तो इसको बंद नहीं किया, तो ये लिखे रहने तो नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह, लेकिन इसने बंद कर दिया, तो यहां से शुरू होकर यहाँ पे बंद हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ये कमेंट का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों एक जैसी लिखी हुई है, तो ये कमेंट को क्लोज कर रहा है, ये भी क्लोज कर रहा, तो ये ओपन हुआ था कमेंट, यहाँ पे हमारे पास कमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आपके पास आप कहोगे कि इसने इस वाले को कर दिया, नहीं, जब तक ये क्लोज नहीं हुआ दूसरा कहां से चल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक कमेंट से बाहर हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये एरर दे देगा हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आपको ये चला के देखने हैं, तो आपको बताया था कि टर्बो C++ कौन है, और बच्चे किसकी आईडी रह गई, हर्षित कुमार। हाँ भाई हर्षित, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछना है? अब पहले ही क्या था, मैंने 100 आंसर बताने के लिए। अच्छा, तो बेटा हाँ ठीक है। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये जितनी चीजें हैं ये फिर बाद में हम डेप्थ में और पढ़ेंगे ना, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। देखो बेटा मैं बता दूं, डेप्थ में रिकॉर्डिंग सारी डाली हुई है इनकी, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग से साथ के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि जो रिकॉर्डेड कंटेंट आपका DSSS TGT वाले कोर्स में देखोगे 550 घंटे के करीब का वही है, तो वो हमने पिछले बैच में जो रिकॉर्डिंग करी हुई है उनके हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर सारे सब्जेक्ट हम इसी तरह से डेप्थ में करेंगे तो इतना ही टाइम और लगना, ठीक है, और भी ज्यादा ही सब्जेक्ट करने, तो एग्जाम में वो नहीं है कि हमारे पास हम पूरा करते रहेंगे एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपको ये साथ के साथ करने, हम डेप्थ में वो चीजें करेंगे जो आनी है पहले उनको करेंगे, ठीक है। मतलब जो कंफर्म है कि इनमें से चीजें आएंगी, या जो हमने वहां पे जिनकी वीडियो कंप्लीटली नहीं मिल पाएंगी, कोई नए सब्जेक्ट है अलग, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आ रहे, कंप्यूटर ग्राफिक्स के आ रहे, तो उसकी वीडियो इतनी नहीं है वहां पे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, या जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उन सब्जेक्ट को पहले लेंगे। टाइम बचता रहा, एग्जाम डिले हुआ तो हम पढ़ते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये सजेशन है, आप बेटा जो हम यहाँ पे अभी PYQ कर रहे हैं, तो आप साथ के साथ उनको अपने आप थ्योरी वाली पढ़ते रहो वीडियो, ठीक है। सर एक और चीज, हाँ जैसे आप क्वेश्चन करा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन भी लिखने पड़ेंगे हमें अगर हम साथ के साथ? नहीं, ये क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी बुक में भी सारे क्वेश्चंस हैं ही, ठीक है। जो बुक है हमारी CS क्रैकर, उनमें ये सब क्वेश्चंस हैं ही पहले से ही या आपको PYQ आपको एक्सेस मिला होगा CS क्रैकर वॉल्यूम 1 का, ठीक है। तो उसमें इनकी सबकी PDF पड़ी हुई है, ठीक है। और वहां पर जो है वॉल्यूम 2 में है ये वाले, तो ये PYQ है ना, ये वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 1 में वो है सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, उसमें PYQ नहीं मिक्स है, मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से भी कराए हुए, उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चंस भी है। तो आप वहां से जैसे आप थ्योरी कंप्लीट करो, तो CS क्रैकर वॉल्यूम 1 से वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस की, उन्हीं सब्जेक्ट की। जैसे मान लिया C++ के कुछ हम करा रहे हैं, कुछ आप वहां से CS क्रैकर वॉल्यूम 1 से कर लेना, वहां पे भी चैप्टर वाइज है, और टेस्ट सीरीज में आते रहेंगे उनकी करते रहना, तो आपको एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर भी शायद 250-300 के करीब C++ के क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में भी बहुत सारे उसमें लेकिन मिक्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आप टेस्ट करोगे, टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चन पड़े होंगे, यहाँ भी कर रहे, तो प्रैक्टिस है मेनली आपको, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप कर ही लोगे प्रैक्टिस। और लेकिन प्रोग्रामिंग पे एक ध्यान देना कि आपने वीडियो देख ली, कुछ नहीं होने का, कितनी बार वीडियो देख लो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, किताबें पढ़ लो नहीं आएगी, वीडियो यहाँ पे क्लास कर लो तब भी नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी।
खुद करनी होगी, प्रोग्रामिंग में ही टाइम देना है आपको, ठीक है। बाकी तो वीडियो देख के नोट्स बना के भी हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग की वीडियो देख लो, कितने भी नोट्स बना लो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रट्टा मार के चले गए, वही क्वेश्चन आ गया तो बात अलग, कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस हुए नहीं कर पाओगे। तो खुद से क्वेश्चन सुन के प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आउटपुट कोई बताएगा क्या हो सकता है? ए। अच्छा, और कोई एरर भी हो सकती है क्या इसमें? देखो एरर भी हो सकती है, या ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं पता, बोल ही नहीं रहे बाकी था। देखो बेटा सी। अच्छा देखो, पहले यहाँ पे समझना हमें, इसमें ए भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, नन ऑफ दीज लगा देते हैं एरर समझ के। एरर क्यों समझते हैं? जैसे हमारे पास एक एरे बना हुआ है, उसका टाइप है हमारे पास इंटीजर, एरे का नाम है वैल, यहाँ पे वैल नाम दिया हुआ है, और 2 डायमेंशन एरे है, 2 और 4 का। अब 2 डायमेंशन एरे का मतलब 2 रो है उसमें और 4 कॉलम है, हर रो में 4 कॉलम बने हुए हैं। अब यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है वो सिंगल डायमेंशन में दी हुई है। फिर 2 डायमेंशन एरे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू कैसे लिखी होनी चाहिए थी? एक 2 डायमेंशन एरे में इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। नेस्टेड एरे बनाना होगा हमें, 1 2 3 और 4। पहली वाली रो में 4 वैल्यू, दूसरी वाली रो में भी 4 वैल्यू, यानी 5 6 7 8 ऐसे होगा। तब अगर ऐसे लिखा होता तो ये 2 डायमेंशन होता, ठीक है। जब हम इनिशियलाइज करते हैं 2 डायमेंशन एरो को, नॉर्मली इस तरीके से करते हैं, भाई जितनी रो दी हुई उतनी रो बना दी, हर रो में जितने कॉलम है वो कर दिए। अब इसमें ये सिंगल डायमेंशन है, लेकिन C++ के कंपाइलर जो है वो एरे को डिफाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंबल दे दिया, ये ऑटोमेटिक इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसको इस फॉर्मेट में ले आएगा, बशर्ते कब लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट डिफाइन, 2 into 4 होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, 2 रो है, 4 कॉलम है, तो 8 एलिमेंट। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट होने चाहिए तभी करेगा कन्वर्ट, अगर 8 नहीं है तो एरर आ जाएगी। फिर तो हमारे पास यहाँ पे अभी इसने कन्वर्ट कर दिया और इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, तो 0 1 2 3, ये रो की इंडेक्सिंग है 0 1। तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है 4, तो 4 पहले वाली रो की लास्ट कॉलम में, पहली रो मतलब 0 और लास्ट कॉलम मतलब 3, ठीक है। तो 0 और 3 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 और 3 का मतलब इसमें तो 0 और 3 भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, लेकिन नन ऑफ दीज एरर की वजह से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप वैल 03 कराएंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 4 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये जिस बच्चे ने टर्बो C++ इंस्टॉल कर ली है वो तो उससे कर लेना, जिस पे प्रॉब्लम आ रही हो नहीं रही, तो वो बेटा ऑनलाइन कंपाइलर से भी कर सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करनी है। अगर आपको ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन आपको शेयर कर देते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास एक कंपाइलर जैसे हमने खोल लिया C++ कंपाइलर JDoodle का यहीं पे, ठीक है। तो इस पे JDoodle पे बहुत सारे और भी किसी पे भी खोल सकते हैं, इससे बहुत सारे कंपाइलर है, मतलब C का भी, जावा का भी, C++ सब मिल जाएंगे आपको। तो ये C++ के अकॉर्डिंग किया हुआ है। थोड़ा साइज में इसका बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, फॉन्ट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कोड आपको लिखना है,
तो C++ के अकॉर्डिंग लिखना तो C++ के अकॉर्डिंग कर दो, नहीं तो हमें हेडर फाइल C की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बेटा किसका वो आ रहा है, माइक्रोफोन से आवाजें आ रही पीछे। देखो अभी हमने करना है, जैसे इंट वैल लिखा हुआ था यहाँ पे, और 2 और 4 ये हम यहाँ पे लेके आते हैं, वैल्यू लिख दी हमने 1 2 3 4। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे भी ऑनलाइन, बस आप जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हमने, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट लिख दो या प्रिंट एफ, हम सी आउट लिख देते हैं, C++ में होगा, कोई हेडर फाइल वगैरह की जरूरत नहीं। तो वैल 0 और 3 आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके। नीचे जाएंगे, एग्जीक्यूट का ऑप्शन होगा, आपके पास आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, ये आउटपुट आपके पास मिल गया 4, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर आप उनको इस तरीके से प्रैक्टिस भी कराना, उनमें कुछ चेंजेस भी, भाई मैं खाली वैल्यू प्रिंट कराने लगूं इस तरीके से, क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, आप चेक करके देखो ना, अलग अलग वैल्यूज रख के देखो। तो वैल हमारे पास क्या आउटपुट देगा, एड्रेस देगा, क्योंकि एरे क्या होता है, रेफरेंस टाइप एरे का नाम प्रिंट कराते हैं तो बेस एड्रेस हमें मिलता है, ठीक है। अब अगर मान लिया यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, हमने अभी लिखी थी जैसे 0 और यहाँ पे 3 लिखा था, अगर हम इसको डबल में कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, अभी बताया था आपको, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं 2 डायमेंशन के फॉर्मेट में, ठीक है। 2 डायमेंशन में कर दिया, फिर एग्जीक्यूट करा दिया, तो भी आपके पास सेम आउटपुट निकल के आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक उसका कन्वर्जन कर देता है। इसी तरीके से बेटा जैसे हमने मान लिया यहाँ पे फॉर लूप लिखा, फॉर लूप में इस तरीके से ही छोड़ दिया इसको, ठीक है। बाकी मैं नीचे लिख देता हूँ, मान लिया यहाँ पे लिख दिया एक लूप के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट ही कर देते हैं, इसमें सी आउट में हेलो लिख दिया, ठीक है। कितनी बार प्रिंट होगा ये हेलो, कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई हमने, ठीक है। अब देखो ये क्या कहने लगा, नो मैच फॉर ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल और रह गया है, इसको कर देते हैं। तो देखो हेलो 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 लिमिट रीच इनफाइनाइट टाइप हो गया, कंडीशन ही नहीं है, आउटपुट लिमिट रीच का मतलब इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो है बताया आपको, अगर कोई भी ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वैसे आप देख लेना। स्ट्रिप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, क्या कौन सी स्टेटमेंट, पास कीवर्ड और हाँ, तो वो हम पाइथन में यूज करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। पाइथन में खाली नहीं चलता, C++ में या जावा में क्या होता है, अगर आप अगला स्टेटमेंट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लूप के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस भी नहीं लिखे तो नेक्स्ट लाइन उसी का पार्ट मानी जाती है। जो भी हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट होते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट के पार्ट। बेटा हर्षित, ये हर्षित की आईडी से कौन है, क्या नाम है आपका? चलो एक और डाउट था। हाँ पूछिए बेटा। मैंने एक कंडीशन दी है 1 to 5 तक, मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स रन करानी है मेरे को। हाँ। उसमें से जैसे थर्ड को मैंने स्किप कराना है तो आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया 4 है, एक ही वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक लेके जानी, जब तक 5 हो। 5 भी चाहिए तो इक्वल टू लगा दिया, एक एक बढ़ा के चलनी, इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करानी है हमें वैल्यूज को, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास i की वैल्यू 3 होगी तो वो वाली वैल्यू नहीं प्रिंट होनी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, चेक करेंगे कि i की वैल्यू इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है, i लिख दिया ना हमने, फिर तो इसको भी i कर देते हैं यहाँ पे i। तो i की वैल्यू अगर इक्वल टू 3 है तो एक कीवर्ड यूज करते हैं कंटिन्यू,
ठीक है। तो कंटिन्यू क्या करता है कि ये हमारे पास रेस्ट ऑफ कोड जो है उसको स्किप मार देता है, यानी इसी पॉइंट से ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अदरवाइज हमारे पास हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट एफ होता रहे, या सी आउट करना तो सी आउट कर दो, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट होती रहे। तो देखो जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी तो इसकी कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो फॉल्स रहेगी तो ये वाली लाइन कंटिन्यू वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये सीधा यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रिंट पे आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 1, ऐसे 2 पे प्रिंट करेगा, जैसे ही 3 होगी तो 3 पे कंटिन्यू मिल गया, यहाँ से ही ऊपर चला गया, वो प्रिंट एफ वाले स्टेटमेंट पे गया ही नहीं। ठीक है, तो 3 स्किप हो जाएगा, फिर 4 5 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिकली एक कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू क्या करता है, जो करंट इटरेशन है उसको ब्रेक करता है। करंट इटरेशन मतलब इसमें 5 इटरेशन हो रही, 5 बार लूप चल रहा, तो इसने थर्ड वाले इटरेशन को रोक दिया, इसके नीचे वाला पार्ट। अगर ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद के सारे इटरेशन बंद हो जाते हैं, मतलब लूप से ही बाहर आ जाते हैं आप। ठीक है, हाँ तो ये बोला था ये जो ईद के बाद कंटिन्यू लगाए हैं उसके अगर आपके अंदर रखें कंटिन्यू को तो उसमें क्या फर्क, दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रेसिस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। आप अगर इफ आई इक्वल टू 3 लिख के कंटिन्यू लिख रहे हो, ठीक है, ये लिखा, या आप ऐसे लिख दो इफ आई इक्वल टू 3 और कर्ली ब्रेसिस में कंटिन्यू लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो होती है, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट पे वो अपने आप ब्रेसिस में आ जाती है, लेकिन अगर प्रिंट भी इसके अंदर ही कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम ही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन बी स्पेसिफाइड टू ग्लोबल वेरिएबल। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल के लिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज नहीं की जाती, उसके लिए एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती है। स्टोरेज क्लास की बात करें तो एक यहाँ पर होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक स्टोरेज क्लास होती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक होती है हमारे पास स्टैटिक, और एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, जो ऑटोमेटिक है इसमें आप कोई कीवर्ड यूज करो या ना करो, बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में ही जाते हैं, यानी आप ऑटो लिखो या नहीं, वैसे इसका कीवर्ड ऑटो है, मतलब आप इंट ए लिख रहे हो या ऑटो इंट ए लिख रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर नहीं भी लिखते तो कंपाइलर अपने आप उसको ऑटो में ही ट्रीट करता है। तो दूसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती है, इसके लिए कीवर्ड रजिस्टर यूज किया जाता है। स्टैटिक होती है, उसके लिए कीवर्ड स्टैटिक यूज होता है, और एक्सटर्नल होती है उसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्न कीवर्ड ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। बेसिकली इन स्टोरेज क्लास का क्या मतलब है, ये डिफाइन करती हैं कि जब भी आप कोई वेरिएबल या कोई भी चीज डिफाइन करते हो तो वो मेमोरी में किस तरीके से ट्रीट करी जाएगी, कहाँ पे स्टोर होगी, कैसे होगी। जैसे इससे तो पता चल रहा है रजिस्टर है तो ये सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंट ए लिखा है और एक लिख दिया रजिस्टर इंट ए, ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैक वगैरह में जा रहा है, ये हमारे पास स्टोर हो रहा है सीपीयू रजिस्टर में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सीपीयू रजिस्टर में ही स्टोर हो। ये बेसिकली अगर सीपीयू रजिस्टर खाली है तो उसमें जाएगा, नहीं तो ये भी मेमोरी में जाएगा। जैसे ये वाला मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ऐसे ये मेन मेमोरी में जाएगा। हाँ बेटा हिमानी कुछ पूछना है?
सर ये कौन डिफाइन कर रहा है कि कहाँ पर स्टोरेज? कंपाइलर डिफाइन कर रहा है इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्टैटिक और एक्सटर्न है ये तो मेमोरी में ही जाते हैं, जो भी कोड का सेगमेंट रहता है उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं। और मेनली क्या फर्क होता है कि ऑटोमेटिक और रजिस्टर में इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहती है, यानी अगर आप ए को प्रिंट कराने लगे इसमें या इसमें तो हमारे पास गार्बेज वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर हम स्टैटिक इंट ए को करके प्रिंट कराएंगे तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। स्टैटिक और एक्सटर्न में 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती है। इनके अंदर जो स्कोप रहता है कि वेरिएबल को हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबली स्कोप जो है जिस ब्लॉक में ये डिफाइन है केवल वहीं तक रहेगा, इनका लाइफ टाइम विद इन ब्लॉक ही रहता है। जैसे जिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये डिफाइन है उसी में रहेगा, उनसे बाहर जाते इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि स्टैटिक जो होता है उसका स्कोप जो है वो फंक्शन की कॉलिंग के बीच में भी रहता है। आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पर भी रहेगा, मतलब आपके पास एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी आप उसको कॉल कर सकते हो फंक्शन के थ्रू। मतलब आपके पास जब तक प्रोग्राम चल रहा है हम उसमें फंक्शन कॉलिंग में उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्सटर्न का जो है ये मल्टीपल फाइल के बीच में भी हो सकता है, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एक्सटर्नल है, ठीक है। जैसे मान लिया आप कुछ वो यूज करते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और उसमें इसी तरीके से कोई प्रिमिटिव वेरिएबल आप यूज कर लो जिनको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट हम बना लेते हैं वैसे भी, ठीक है। लेकिन एक्सटर्न से क्या है, एक फाइल में बनाया उसको अगर दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके या इंक्लूड करके ले जाते हैं तो वहां पे उसका यूज किया जा सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल होता है, हमारे पास जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक उसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका ही स्कोप होता है, इसका ही लाइफ टाइम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे नेम्ड आइटम। एरे का नाम है आइटम, वन डायमेंशन का है। आइटम दैट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। वन डायमेंशनल एरे 5 एलिमेंट इसमें असाइन कराने हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ब्रैकेट इस तरीके से लगा हुआ, यहाँ पे ये वाला, ये तो वैसे ही गलत, तो 2 वगैरह लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एरे का कोई सिंबल ही नहीं, साइज ही नहीं डिफाइन। भाई एरे जब आप बनाते हो वन डायमेंशन तो क्या होता है, पहले आप टाइप लिखोगे उसका कौन सा डेटा टाइप देना, फिर एरे का नाम दिया जाता है, एरे के नाम के बाद ब्रैकेट में उसका साइज दिया जाता है कि कितने एलिमेंट है, इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर इनिशियलाइज करना तो इनिशियलाइज में फिर इक्वल टू करके इनिशियलाइज भी कर देते हैं हम। अगर इनिशियलाइज तभी कर रहे तो साइज अपने आप भी वहां से ले लेता है। तो यहाँ पर तो यही नहीं दिया इन दोनों में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, यही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आइटम यहाँ पे अभी हमने कोई डिफाइन नहीं किया, अगर आप बाद में इसको डिफाइन किया सकते हो, मतलब इनिशियलाइज करना तो वहां पे कर सकते हैं इसमें। तो ये 5 का साइज होगा या आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये वन डायमेंशन एरे है जिसमें हम 5 एलिमेंट तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो बोलो। ये कैर आइटम 5 और सेमीकोलन दे देते हैं, इक्वल टू नहीं देंगे, हाँ तो क्या वो सही होगा? सही रहेगा, वो डिक्लेरेशन हो गया ना, ठीक है। हाँ तो डिक्लेरेशन बन जाएगा वो। असाइन तो किए हम, जिस उससे असाइन हुआ होगा। हाँ तो देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है इसमें। जिस अभी जैसा डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में बताया कि आपने क्या रखनी, तो अगर आपने जैसे मैंने, इसका मतलब यही है, आपने इंट ए लिखा, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया इंट ए इक्वल टू 5। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये है केवल डिक्लेरेशन। इसमें डिक्लेरेशन और असाइनमेंट यानी इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रहा है। तो सेम यहाँ पे कि आपने इंट
इंटीजर टाइप का एरे मान लिया, तो इंट ए 5 लिख दिया, तो मतलब यहाँ पर आपने केवल डिक्लेयर किया हुआ है, वैल्यू बाद में दे रहे हैं। अगर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ करना तो आप यहाँ पर वैल्यू भी दे दो 1 2 5 8 2 जो भी देनी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो गया। तो ये इसका मतलब है वैल्यू अभी दे दी, इसका मतलब है आपने अभी साइज बता दिया, इतनी साइज की ले सकते हैं। यूजर भी अपनी तरफ से वैल्यू एंटर कर सकता है। अभी वैल्यू हमारे पास नहीं है, जब वैल्यू आएंगी तब इसमें असाइन करा दी जाएंगे, ठीक है। डाउट था इसमें। हाँ पूछिए। सर जो हमने जिसमें सिर्फ डिक्लेयर किया है हाँ। ऑप्शंस में, हाँ। उसमें अगर A4 प्रिंट आउट करेंगे, हाँ। और जो सर हमारा डी ऑप्शन है जिसमें सिर्फ सर सेमी कॉलम हमने असाइन भी की वैल्यू, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं की, हाँ। उससे A4 प्रिंट कराएंगे तो दोनों में गार्बेज वैल्यू देगा या difference आएगा? नहीं, देखो बेटा, जब हमारे पास दोनों में, एक में तो हमने लिखा ही है ना क्या वैल्यू, देखो। दूसरा, जब जैसे आपने कोई भी एरे लिया, मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया इंट ए, ठीक है, साइज दे दिया 5। अब यहाँ पर हमने केवल डिक्लेयर किया हुआ है, इसको वैल्यू नहीं दी हुई हमारे पास। तो अब आप यहाँ पे ए की कोई भी वैल्यू कर लो, ए 1 करो 2 करो, सबकी उसी के अकॉर्डिंग रह जाएगी यहाँ पे। तो हमें नहीं पता उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो क्या आ गई हमारे पास, गार्बेज। अब अगर हाँ एक जैसे डी ऑप्शन था सर, उसमें हाँ value हम वो भी assign बता रहा हूँ। की अब ये जैसे मैंने स्टेटिक में बना दिया, एक मिनट रुको, तो स्टेटिक में बना दिया तो वैल्यू क्या आएगी, 0। स्टेटिक की 0 होती है, बाकी नॉर्मल ऑटो में चला गया था वो तो गार्बेज आ गई। अब आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हो इसकी, तो जो आप डिफाइन करोगे वैल्यू 5 8 2 9, ठीक है, 1 ये रख दिया आपने। तो अब A1 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 8 आ जाएगी। तो जब आपने दिए हुए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर जैसे उस एरे में स्पेसिफिकली कॉमास कैरेक्टर था, तो इसलिए डबल कोट्स में उसको सर ब्लैंक। हाँ, वो अगर आप कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे है ये, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसमें भी आपने A1 लिख दिया यहाँ पे, तो कैरेक्टर टाइप है तो हमें पता नहीं, तो देखो कोई भी गार्बेज वैल्यू उठ के आ गई यहाँ पे, जैसे डॉट आ गया यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर इक्वल टू सेमीकोलन देंगे। हाँ, देखो अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देना है, इक्वल टू के बाद कोट को ध्यान रखेंगे। सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए यूज करा जाता है सी लैंग्वेज में और C++ में, डबल स्ट्रिंग के लिए यूज करा जाता है। स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 5 कैरेक्टर की बात हो रही, हमने कोट लगाया है सिंगल, तो सिंगल कोट किसको डिफाइन कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, इधर की साइड स्ट्रिंग को डिफाइन कर रही, 5 कैरेक्टर को। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट लगाते हैं, ठीक है। पाइथन में तो सिंगल डबल दोनों ही काम कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए, डबल कोट स्ट्रिंग के लिए। अब हमने डबल कोट कर दिया, तो जब हमने डबल कोट कर दिया तो अब गार्बेज वैल्यू, मतलब अब ये स्ट्रिंग बन गई यहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ दी नहीं। आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अमन लिख दिया मैंने, तो अमन लिखने का मतलब यहाँ पे ए हो गया। जब स्ट्रिंग में देते हैं तो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर रहता है बाय डिफॉल्ट, तो आपने साइज 5 दिया है तो 4 तक ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पे A1 पे M आ गया, तो अब हमारे पास M आ जाएगा, यहाँ से ये M प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जब भी कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं, तो कैरेक्टर टाइप का एरे स्ट्रिंग टाइप का है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में, या तो पूरा नाम एक साथ लिख दिया। अगर कैरेक्टर टाइप का ऐसे करना तो ऐसे लिख दो, आप A लिख दिया और फिर M, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे A और फिर लिख दिया N, अमन, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो अमन यहाँ पे बना दिया हमने, इसको चलाया तो M हमारे पास। तो एक ही बात है, ये अमन लिखना या इन्वर्टेड कॉमास में अमन लिखना, ठीक है। अब क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट जो आज पढ़ाया, कुछ पूछना हो बेटा पूछ सकते हो आप।
नहीं तो फिर हम, हाँ पंकज कुछ कहना है? नहीं चलो नहीं सर, पूछ लो। ठीक है। तो बेटा फिर इनको रिवाइज करना आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम कल करेंगे। वो स्क्रीन छोटी हो रही होगी, कोई नहीं, ये वाली पीडीएफ मैं आपको भी भेज दूंगा इन क्वेश्चंस की अलग से, आप प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। या वही अभी इसके साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अपलोडेड जो है वहां पे आज कल तक ही रहेगी, ठीक है। फिर कल दूसरी क्लास आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड हो जाएगी। जो ये लिंक था इसी लिंक के नीचे 10 मिनट में आ जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सर मैं ये कह रही थी कि जो भी आप कंटेंट प्रैक्टिकली करके हेलो, हाँ बोलो। वो सर स्क्रीन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, काफी क्लोजली बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से देख रहे हैं। बेटा वो प्रैक्टिकली स्क्रीन छोटी थी इसकी जेडूडल की, तो इसलिए करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो आप जूम कर लिया करो ना उसी कंटेंट पे जाके, टर्बो पे कर लेंगे तो उसकी पूरी स्क्रीन आ जाती है वैसे, लेकिन फिर ये तुम्हारे वो नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने वो नहीं ओपन किया। या तो बोर्ड पे ही कर देंगे, हम बोर्ड पे दिखा देंगे। बोर्ड पे व्हाइट कलर की वजह से नहीं किया, उसका बैकग्राउंड लाइटिंग में सही नहीं आएगा। आप बेटा जूम कर लिया करो थोड़ा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इसकी वीडियो जूम हो जाती है उसी जगह आप जूम करके देख लिया करो, ठीक है। और जहां पे अगर कोई डाउट है, अभी आप रिकॉर्डिंग है दोबारा देख लेना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसमें, कल तक ही आएगी, क्योंकि इसको 1 घंटे तो रेंडर होने में लगेगा। ये लाइव क्लास भी किसी पे नहीं देख सकते क्या? कहाँ मिलेगी सर ये बेटा वही उसमें मिलेगी जो DSSB वाला कोर्स है, उसी कोर्स में हम नीचे एक ऐड कर देंगे PYQ के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे ये, ठीक है। जो आप पीडीएफ बोल रहे हो वो भी उसी में? नहीं, ये यहीं पे अभी लाइव वाले में मिल जाएगी। इसको PDF को डाउनलोड कर लेना, वो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन कल तक ही रहेगी वो, फिर इसलिए सभी कर लेना। जो ये टॉपिक आपने पढ़ाया है इसके रिटन नोट्स भी अवेलेबल है कि सिर्फ वीडियो ही देखने डेप्थ में? अरे भाई रिटन नोट्स ये तो अभी पढ़ाए, ये प्रोग्रामिंग के बताओ, इसके प्रोग्रामिंग के नोट्स नहीं बनेंगे, अब सी की पूरी बुक है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ये बेटा खुद से ही बनाने हैं आपको। अभी शुरू में ही कहा था आपको कि नोट्स देने से वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद करने से ही होगी प्रोग्रामिंग। करने से बचोगे तो मेहनत नहीं कर रहे। अब मैंने देखो ये भी बनाई, ठीक है, तुम पढ़ा भी रहा तो इनमें भी टाइम ही लगा होगा। हम मेहनत कर रहे, तुम 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकते। पूछ रही थी और कोई इशू नहीं है। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? नीतू है सर, ये बेटे अच्छा। के नाम से आईडी है। अच्छा उसने ऑनलाइन क्लास ली थी, बाय डिफॉल्ट वही रजिस्टर्ड है, मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, कोई नहीं। सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे क्वांट वगैरह का पार्ट आता है सर 100 मार्क्स का, वो भी करवाएंगे सर आप? बेटा क्वांट वाले का भी है ना, आपने देखा होगा हमने उसके इंग्लिश के तो अपलोड किए हैं, ठीक है। कितने बच्चे कह रहे थे कि सर जर्नल पार्ट भी करा दो यहाँ पे, तो अभी GS की भी एक सर कर रहे हैं, और क्वांट और उसका रीजनिंग का भी, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट की वीडियो बन रही है। इंग्लिश की तो हमने अपलोड भी कर दी, टेस्ट भी, तो टेस्ट भी और वीडियो भी वो आप कर लेंगे, लेकिन वो दूसरे टीचर कर रहे हैं बाहर से। तो हमने उनसे कहा है अभी के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की क्या है कि जैसे क्वांट है या रीजनिंग है, उनमें क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है, आपको पैटर्न पता चल जाए प्रीवियस ईयर का, तो वो TGT हो, PGT हो, या इस कंप्यूटर साइंस हो, या दूसरे सब्जेक्ट के हो, तो सभी में एक जैसे आते हैं। तो उनको अभी हमने दिए हैं बनाने के लिए 50-50 सेट दिए हैं, ठीक है, PYQ के। तो 50 सेट में, एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो वो करेंगे वहां पे, फिर और भी कुछ सेट दे देंगे। तो अभी 2000 के करीब क्वेश्चंस की वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ टाइम मिला तो वो भी कर देंगे, लेकिन वो जो है उनका रहेगा अलग पार्ट। अगर आपको वो ज्वाइन करना है जनरल वाला पार्ट, तो 2000 क्वेश्चन है, 200 रुपये उसकी फीस रखी हुई है, ठीक है।
एक उसकी हमारे लिए तो कम से कम आप कर दो। कहाँ पर शो हो रहा है सर ये अभी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वैसे इसी में ऐप में इंग्लिश वाला तो बना हुआ है, ठीक है। उसके साथ टेस्ट सीरीज भी देखो बेटा, मैं टेस्ट सीरीज अपनी तरफ से टाइप करवा के वो क्वेश्चन भेज रहे, लड़का टाइप करके अपलोड कर रहा है, ठीक है। कंटेंट वो वीडियो बना रहे टीचर्स, ठीक है। तो उस लड़के के भी उनको कुछ नहीं, मैं उनमें से उनका, क्योंकि मुझे तो मतलब नहीं है जनरल पार्ट का, ना मैं जानता इंग्लिश का एक अक्षर, ना जीएस का जानता सही से। तो वो जो भी होगी उनकी है मेहनत, थोड़ी बहुत तो उनको ही मिलेगा, उनके लिए ही है बस, टीचर्स के लिए। तो मान लिया आपको 2000 क्वेश्चन कराने के लिए उनको इतनी वीडियो बनानी पड़ेगी, करीब 100 वीडियो तो बनी जाएंगी। एक वीडियो में अगर 20 क्वेश्चन भी करें तो 200 रुपये कोई ज्यादा तो है नहीं, 100 वीडियो 100 बना रहे हैं वो, आपको मिल जाएंगे। तो देख लेना, आपको अगर वो लगे तो ज्वाइन कर लेना। उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, मतलब वही क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट कितनी भी बार देखे बाकी वो कर सकते ये हो। क्लासेस 3 दिन ही वीक में रहेंगी बेटा 3 दिन ये रहेंगी, 3 दिन हमारी प्रोग्रामर या उसकी क्लास चलती है यूजीसी नेट की। अगर आपको किसी को ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमारी क्लास नहीं है फिर? इस टॉपिक की नहीं होगी, डीबीएमएस की क्लास होगी कल। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसमें भी आप ज्वाइन करें। स्पेसिफाइड है क्या? हमारी क्लासेस के डेट स्पेसिफाइड है सर। MWF, ठीक है। एक दिन इसीलिए बीच में गैप है, आप वीडियो देखेंगे प्रैक्टिस, कोई भी डाउट हो इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आप बनाते रहना साथ के साथ, ठीक है।